पेपर जो है आपका बोर्ड का, इसको सॉल्व करेंगे। और लगभग जो दो आपके सेट होते हैं 2012 के, हर क्वेश्चन आपका जो बोर्ड का पेपर होता है उसके दो सेट बनते हैं। तो लगभग क्वेश्चन जो सेम ही होते हैं, मेथड एक जैसे वाले होते हैं मतलब वो। और उसमें ये होता है कि आपका नंबर चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन सेम रहते हैं। अब देखिए 2012 का सेट टू आपका ये शुरू हो गया। और इसमें आप ये देखिए कि जो पहला क्वेश्चन है, आप अगर ध्यान हो 2012 का जो हमने सेट वन किया था, उसमें भी हमने क्या किया था, इसी तरह का क्वेश्चन शीट ये किया था। देखो क्या है, 200 को 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है, ये आपका हो गया इसमें। तो देखिए ज़रा, पहला क्वेश्चन क्या है, 200 को 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में व्यक्त करना है। कुल मिला के इसका मतलब ये होता है कि आपको 200 के फैक्टर करने हैं। और 2 कितने बार आएगा, वो n होता है। 5 कितने बार आए, वो m होता है। कभी कभी m इधर होगा, n हो इधर होगा, यानी 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n कहेगा। कभी 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें आप कन्फ्यूज़न बिल्कुल मत करना। तो देखिए से शुरू के साथ बहुत आसान है, आप इनकी तैयारी ज़रूर करना। ये आप कर भी लेंगे आसानी से, तो इनको आप ज़रूर तैयार करना। देखिए ज़रा इसमें पहला सवाल आपका ये, तो 200 के हमें फैक्टर करने हैं कुल मिला के ये। तो फैक्टर आप रफ में करेंगे, फैक्टर बहुत आसान है इसके, ये तो बहुत छोटी क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं इसे। 200 के जब फैक्टर करेंगे, 2 से आप काटेंगे, ये रफ का काम है 100 बार। 200 से काटा, 2 से फिर काटा, तो ये 50 बार। अभी 2 से फिर काटा 25 बार। 5 से काटा 5 बार, 5 पंच 5 एकम 5, ये हो गया। ये आपने रफ में करना है। और इसको 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, तो 2 आपका आया है, देखो कितनी बार, 3 बार। 5 कितने बार आया है, 2 बार। तो 2 आया 3 बार, 2 की पावर 3। 5 आया 2 बार, 5 की पावर 2। ये आपका हो गया देखो। तो 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m, n कहो या m कहो, m या n इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। m और n का मतलब है कि 2 कितनी बार, उनके नंबर हैं। 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया, तो ये 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में हमने व्यक्त कर दिया है। दूसरा सवाल क्या है, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल आपको दे रखा है। तो बहुपद प्राप्त करने का सूत्र आपका क्या होता है, बहुपद का सूत्र आपका है, मैंने पहले भी कहा था, सूत्र आप अच्छी तरह से ज़रूर याद करें क्योंकि इसके बिना सवाल आपके करने संभव नहीं है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, योग कहो या योगफल, और ब्रैकेट बंद और बाहर x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग आपको दे रखा है दूसरे सवाल में, एक है, बहुत आसान है, बाहर एक्स कर दिया, प्लस शून्यकों का गुणनफल आपको दे रखा है -1, तो प्लस और ये -1 हमने ब्रैकेट में रख दिया। ये आपने सूत्र लगाया, सीधा सीधा से मान रखना है। 1 नंबर का सवाल है, ज़्यादा हल भी नहीं करना डिटेल में। और x-1, ये आपका आंसर आ गया देखो। तीसरा सवाल क्या है, तीसरे में है कि साइन थीटा का न्यूनतम मान। अगर आपको साइन की टेबल ध्यान हो, जो टेबल आपकी बुक में है, तो आप उसमें देखिए कि जो थीटा का मान होता है, आपको मैं बुक दिखा देता हूँ, इसमें जो थीटा का मान होता है वो 90 और 0 के बीच में जो सबसे कम मान होता है। एक बार आप टेबल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये टेबल आपने देखी होगी इस तरीके से। तो साइन ये मान है, 0 है, 1/2 है, 1/√2 है, √3/2 है, और ये 1 है। तो इसमें आप ये देखिए कि सबसे कम मान क्या है, 090 तक, 090 तक सबसे कम मान है 0। और अगर कहा जाए कि अधिकतम मान क्या होता, माना न्यूनतम की जगह आपसे अधिकतम पूछा जाता, तो इनमें सबसे बड़ा अंक है 1। तो अधिकतम मान 1 हो गया, न्यूनतम मान 0 इस टेबल में, 0 से 90 के बीच। हालांकि टेबल आगे भी मान होता है 90 से आगे भी, लेकिन वहाँ पे एक आपको लिमिट दे दी, 090 तक की बात हो रही है। तो इसमें आप का ये लिखा हुआ, आप इसको ध्यान से समझना। साइन थीटा का न्यूनतम मान क्या है यदि थीटा, ये जो 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90 तक, 0 से बड़ा, 0 उसमें शामिल नहीं है। ये बात पहले बताई थी, मैं फिर समझा रहा हूँ। आप इसको पहले ध्यान से समझिए। अगर ये लिखा है 0 डिग्री लेस देन
थीटा लेस देन 90, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें 90 और 0 सम्मिलित नहीं है, 0 90 के 20 थीटा का मान, और यहाँ पे लग गया ये इक्वल टू का निशान, तब 90 भी सम्मिलित है, 0 सम्मिलित नहीं है। और अगर यहाँ पे इक्वल टू लगा दिया मैंने तो यहाँ पे 0 भी सम्मिलित हो गया। पर आपके प्रश्न में खाली ये दिया हुआ है 0 सम्मिलित यानी नहीं है, 0 से 90 तक 0 नहीं है उसमें सम्मिलित। तो सबसे न्यूनतम मान क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, यदि थीटा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है यहाँ पे, इसको मैं काट रहा हूँ, यदि थीटा क्या हो आपका 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 90 पर साइन थीटा का न्यूनतम मान, पर साइन थीटा का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो न्यूनतम मान आपका हो गया क्या 0, नहीं सॉरी 0 इसमें सम्मिलित नहीं, अब ध्यान से समझना, अभी मैंने 0 बोला था, अभी इस पर ये देखो 0 सम्मिलित नहीं है। अगर 0 यहाँ पे इक्वल टू लगा होता, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, अगर ये इक्वल टू लगा होता तो 0 भी सम्मिलित होता और तब साइन 0 का सबसे कम मान 0 ही आता, लेकिन यहाँ पे ये निशान नहीं लगा हुआ है। अब आप ध्यान से देखिए, यानी 0 सम्मिलित नहीं है, 0 डिग्री सम्मिलित नहीं है, तो 0 सम्मिलित नहीं, इसका मतलब 30 डिग्री से 90 तक का मान हमें लेना है, और सबसे कम मान 30 का है 1/2 ये, तो इसका मान सबसे क्या आएगा 1/2। जल्दीबाजी में अगर हम देखते हैं तो हम सबसे कम मान 0 बोलते हैं और सबसे कम मान 1, वैसे सबसे कम मान 0 ही है, सबसे कम मान 1 और सबसे कम मान 0 है और सबसे अधिक मान 1 है, लेकिन कब, ये तब है जो मैं आपको कह रहा हूँ, आप इस पे ध्यान देना, मैं फिर आपको समझा देता हूँ, आप इस पे ध्यान देना कि आपको जो ये दिया हुआ, ये देखिए आप इसमें ये देखो, अगर ये लिखा हुआ है 0 डिग्री, ये लिखा हुआ है, तब 0 भी लेना है 90 भी लेना है। अगर ये लिखा हुआ है जैसा भी सवाल में दिया था, तब 90 तो लेना है लेकिन 0 नहीं लेना है। और अगर ये लिखा हुआ है लेस देन थीटा लेस देन 90, तो ना तो आपने 0 लेना है ना 90 लेना है, 0 और 90 के बीच में नहीं, 0 से बड़ा फिर 30 और 90 से छोटा यहाँ पे क्या होगा 60, 30 और 60 तक मान लेने, इनको आप ढंग से समझिए, निशान जो मैं बना रहा हूँ, ये लिखा है तो आप 0 भी लेंगे 90 भी लेंगे, यानी तब न्यूनतम मान 0 होगा और अधिकतम मान 1, 90 का मान 1 होता है। अगर ये लिखा है तो न्यूनतम मान फिर साइन 30 का हो जाएगा 1/2, अधिकतम मान तो वही रहेगा 1। और अगर ये लिखा है तो न्यूनतम मान हो जाएगा साइन 30 का 1/2 और अधिकतम मान हो जाएगा साइन 60 का √3/2। तो जरा से चिन्ह अगर आप बदल जाते हैं तो इसके पूरे मान बदल जाते हैं, इसको आप ध्यान से समझ लें पहले, ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को। पिछला क्वेश्चन भी ऐसे था मेरे ख्याल से, मुझे ध्यान इसका सेट 1 का देखिए ज़रा, सेट 1 में हमारा था ये चिन्ह, थोड़ा ध्यान से देखना है, सेट 1 में आपको दे रखा था ये, और इसमें भी न्यूनतम मान पूछा गया था, तो न्यूनतम मान इसमें क्या था, इसमें न्यूनतम मान साइन 90 का ही आना था, 0 ही आना था इसमें, तो इसमें तो ठीक था कह रहा हमारे, अगर ये यहाँ से इक्वल टू हट जाता तब इसके न्यूनतम मान आता साइन 60 का मान आता है 1/2। बहुत ध्यान से देखना इस चीज़ को आप, ठीक है। आइए देखें अगला सवाल आपका, सवाल नंबर 4 में क्या है, एक गोले का व्यास आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, व्यास आपको दे रखा है, चौथा सवाल आपका ये, तो त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, व्यास का आधा, आप जानते ही है व्यास आपको दे रखा है 14, 14 का आधा क्या हो जाएगा आपका 7, ये आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना है गोले का वक्र पृष्ठ, सीधा सीधा सूत्र लगना है, आपसे भी जानते हैं, गोले का वक्र पृष्ठ। तो गोले का वक्र पृष्ठ आपको याद ही होगा, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr²। और इसमें सीधा सीधा कैलकुलेशन आप गड़बड़ मत करना, 1 नंबर का सवाल है तो आधे नंबर तो आप कैसे कट जाएंगे जरा सी गलती से। पाई का मान 22/7, आर 7 है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 की 2 बार गुणा। अब देखो कितना आसान सवाल, आप खुद भी देख रहे हैं, 7 से 7 कट गया, 4 गुणा 22 गुणा 7, 4 दूना के 8, 4 दूना के पहले इसकी गुणा कर देते हैं, 7 दूना के 14, 7 दूना 14 1 15, 4 चौक 16, 4 5 20 और 1 21, 4 5 6। देखो आप यहाँ भी गलती कर सकते हैं,
अगर आपने यहाँ भी पूरा सही निकाल, लेकिन मात्रक ज़रूर लिखना। बहुत से बच्चे इतना ही छोड़ देते हैं, ये आदत आपकी बहुत ख़राब है। अगर आपकी ऐसी आदत है इसे जल्दी से सुधार लें, मात्रक पे ध्यान जरूर दें। सेंटीमीटर में आपको दे रखा है तो क्षेत्रफल आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, या वर्ग सेंटीमीटर भी आप लिख सकते हैं। ये हो गया चौथा सॉरी। पाँचवा देखिए, छोटे छोटे सवाल है, बहुत आसान है, इसके बाद इनकी तैयारी जरूर करना। सातवें सवाल में चाप ए बी की लंबाई ज्ञात कीजिए, आपको एक चित्र दे रखा है। 28 त्रिज्या कोण 45 है। देखिए आप इसमें आठवां सवाल। आठवें सवाल में आपको सातवां सवाल है। सातवें सवाल में इस तरीके से आपको एक त्रिज्या खंड दे रखा है ये, और यहाँ पे कोण आपको दे रखा है, कोण आपका है 45 डिग्री, और इसमें आपका है ये आर आपका है 28 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा। हमें चाप की लंबाई निकालना है। चाप की लंबाई का सूत्र आप सभी जानते होंगे। चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180। ये देख लीजिए, पाई का मान हो गया 22/7, 7 नीचे आ गया। आर आपका है यहाँ पे 28, और थीटा आपका है 45, और पाई आर थीटा बटे 180 आपका ये हो गया। बहुत आसान कैलकुलेशन है, आप ऐसे भी काट सकते हैं। 7 चौक 28 कट गया, 4 से कट गया, 4 चौक 16, 2 4 पंजे 45 से देखो 45 कट गया, सब कैंसिल आउट हुए, क्या बचा 22। ये आपका 22 सेंटीमीटर आंसर आएगा। चाप की लंबाई, लंबाई सेंटीमीटर में होगी, मात्रा का ध्यान रखना है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, इसको बिल्कुल आप याद रखें। अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, छोटी छोटी गलतियों में अपना सुधार कर लें। आठवां सवाल क्या है? आठवें में आपको दे रखा है एक वृत्त के परिघत, ये त्रिभुज है। ये भी बहुत आसान सवाल है, देखो। अब ऐसे सवाल किताब में नहीं है आपके, लेकिन सवाल आसान है। ये वृत्त है, और इसका नाम हमें दे रखा है ए बी और सी, ये दे रखा है। और ये इसको पी क्यू और आर पे स्पर्श कर रहा है। अब इसमें हमें क्या दे रखा है? ये 5, ये भी 5, ये आपको दे रखा है 3, और ये भी 3 है, देखो ये। और हमें ये निकालना है बी सी। तो बी सी क्या होगा? सी क्यू और क्यू, बी क्यू। अगर निकल जाए तो जोड़ करके बी सी आ जाएगा। इसमें पर में 10.2 लगेगी, तो पर में 10.2 आपको लिखनी पड़ेगी, चूँकि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई या लंबाइयाँ बराबर होती हैं। ये बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसमें पर में क्यों लग रही है? पर में इसलिए लग रही है क्योंकि यहाँ से स्पर्श रेखा ए आर और ए पी खींची, यहाँ से बी पी और बी क्यू खींची, यहाँ से सी आर और सी क्यू खींची। तो बी पी अगर 3 है तो बी क्यू भी 3 होगा, और सी आर अगर 3 है तो सी क्यू भी 3 होगा। आ गया बी सी। एक नंबर में इतना ही सवाल आएगा आपका। इसलिए बी पी बराबर बी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, और सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू बराबर ये भी 3 सेंटीमीटर। इसलिए बी सी क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस सी क्यू, यानी 3 + 3, ये भी 3, ये भी 3, आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल था ये भी। इसके बाद आपका है 9वां सवाल। 9वें में क्या? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब इसमें बहुत से बच्चे अगर समझते हैं कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है, तो इसमें क्या है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का अनुक्रम। बहुत आसान सवाल है, पिछले वाले वीडियो में भी आया था ये, उसमें माध्य पूछा गया था। लेकिन 1 2 3 4 10 तक हमें इसका योग निकालना है। तो योग तो आप ऐसे भी निकाल लेंगे, लेकिन इसमें नंबर नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है कि आपको एपी का फॉर्मूला प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो हर कोई योग तो ऐसे ही बता देगा, 1 2 3 4 10 तक जोड़ते चले जाओ। इसमें आपको एपी से ही करना है। प्रथम पद 1 है,
सार डी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, 2 में से 1 गया 1, और n हो गया यहाँ पे 10, और l हो गया अंतिम पद, ये भी 10। 10 पद और अंतिम पद 10 है। सीधा सीधा क्या करेंगे, AP के n पदों के योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे। और योगफल के भी 2 फॉर्मूले हैं, अगर आपको ध्यान हो। SN बराबर आपका है N/2 A प्लस L, आपको ध्यान होगा। यानी S 10 निकालना है, 10/2, और A आपका था 1 पहला पद और अंतिम पद 10। ये हो गया, 2 का भाग दिया 5, और 10 और 1 11, और आपको ध्यान होगा इसका योग पिछले बार भी क्या आया था, 55 आया था। ये हो गया आपका 9वां। अब देखिए 10वां सवाल। 10वें में क्या है, बिना ग्राफ की सहायता से आपको देखिए 2 समीकरण देखो। 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये प्रतिच्छेदी हैं, समपाती हैं या समांतर हैं। तो ये सवाल पहले भी आया था। जो ये अचर वाले पद हैं इनको मैं बराबर के दाईं ओर लिखूंगा। कैसे, देखिए ज़रा। आपको समीकरण दे रखी है, तो 4x प्लस 6y बराबर 18, हमने 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग जा रहा है, 2x 2 3 6, 2 निम 18, समीकरण एक ही होगी। और दूसरी समीकरण दे रखी है आपको, दूसरी क्या है, ये 2x प्लस 3y बराबर 6। अब ये दोनों समीकरण मतलब दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समपाती, प्रतिच्छेदी या समांतर। तो A1/A2, A1/A2 2/2 1, B1/B2 3/3 1, C1/C2 9/6। कितना आ जाएगा आपका भाई, 3 से 3 3 9 3 दूना के 6। अब देखो ये तो बराबर आए हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, इसका मतलब कौन सा हल है ये, कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं में क्या होता है, रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, अतः रेखाएं समांतर होंगी। ये 10 क्वेश्चन हो गए, इनको आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या है, 11 में आपका आ गया इसमें क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये देखो, पिछले वाले में भी ऐसा था लेकिन थोड़ा चेंज था, इसको यहाँ पर है बहुत आसान सवाल। कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर के है, के का मान निकालना है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, के। हमें के का मान निकालना है, ठीक है। तो के का मान क्या होगा इसमें, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा को हमने ऐसे ही लिखा, ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर के। कौन सा फॉर्मूला हमने लगाया, हमने लगाया a प्लस बी a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया। अब आगे देखिए इसमें कॉसेक थीटा नहीं सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को हमने कर दिया 1/के साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है आप जानते हैं व्युत्क्रम है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर ये भी होता है साइन स्क्वायर थीटा, बराबर के इधर आप लिखते रहेंगे, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 1 बराबर के या के बराबर 1 आ गया। देखिए 12वां सवाल। 12वें में क्या है, आपको दिया हुआ है इसमें कि लाल गेंदें 2 हैं। ये बहुत आसान सवाल है, लाल कितनी हैं 2, सफ़ेद गेंद कितनी है किसी थैले में 3, और नीले कितने हैं, नीले इसमें है 4, ये 4 हो गए। कुल कितने हो गए, बहुत आसान, देखो कुल कितने हो गए, 4 3 7 2 9, इतने गेंद हैं। एक गेंद निकाली जाती है याद रखा, तो एक गेंद यादृच्छाय निकालने पर, ये लैंग्वेज जरूर लिखना, एक गेंद यादृच्छया
निकालने पर उसके क्या लाल होने की, सफेद होने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी? सफ़ेद कितने थे हमारे? सफ़ेद आपके थे 3, टोटल थे 9। सूत्र जोड़ लिखना, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या। मैं नहीं लिख रहा हूँ पर आपको एग्जाम में लिखना है। और लाल होने की प्रायिकता, तो लाल कितने थे? लाल थे 2, अनुकूल परिणामों की संख्या 2, संभावित परिणाम 9। ये हो गया। इसके अथवा में देखो, अथवा का सवाल थोड़ा अच्छा है, अगर याद आता है तो आप इसे देखना। क्या है देखो, इसमें आपको दे रखा है एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं, कुछ हरी गेंदें हैं। 5 लाल, कुछ हरी गेंदें। यदि थैले में से एक हरी गेंद निकालने पर उसकी प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी हो तो थैले में हरी गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझने से, वैसे तो आसान ही सवाल भी। एक थैले में कितनी गेंदें हैं? लाल गेंद है थैले में, लाल गेंद, ये अथवा वाला पार्ट है इसका। लाल गेंद कितनी है? 5। और माना हरी गेंद, हरी हमें नहीं दे रखी है, x माना, तो कुल गेंद कितनी होगी? आता है कुल गेंद 5 प्लस x, ये हो गया। अब हरी गेंद की प्रायिकता, हरी गेंद निकलने की प्रायिकता, तो हरी गेंद निकलने की प्रायिकता यानी p, और इसको कहते हैं ग्रीन यानी g। pg कितना हो गया? हरी गेंद कितनी है? x, अनुकूल परिणामों की संख्या x, संभावना क्या? टोटल 5 प्लस x। फिर लाल गेंद निकलने की प्रायिकता, लाल को रेड यानी PR बोलते हैं। लाल गेंदें कितनी है? 5, टोटल गेंदें कितनी है? 5 प्लस x। 5 अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभावित परिणामों की संख्या, 5 बटे 5 प्लस x। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार लाल गेंद निकलने की प्रायिकता यानी हरी गेंद निकलने की प्रायिकता, सॉरी, हरी गेंद निकलने की प्रायिकता PG, हरी गेंद ही इसमें, हाँ, हरी गेंद निकलने की प्रायिकता लाल गेंद निकलने की प्रायिकता की दुगनी है, यानी PG, लाल यानी PR की दुगनी है। हरी गेंद निकलने की प्रायिकता यानी PG, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता यानी PR की दुगनी है। PG कितना था? x/5 प्लस x, और ये कितना था? 2 गुणा के 5/5 प्लस x। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, बहुत आसान है कैलकुलेशन भी। x बराबर 5 गुना के 10, लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः हरी गेंद, x क्या माना था हमने? हरी गेंदों की संख्या, अतः हरी गेंद बराबर 10। ये था आपका सवाल नंबर 12। देखिए 13वां सवाल। 13वें में क्या है आपको दिया हुआ? एक्स अक्ष पर वही बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6, 5 और -4, 3 से समदूरस्थ हो एक्स अक्ष पर। ठीक है, तो पिछला सवाल में वाई अक्ष था, यहाँ पे एक्स अक्ष हो गया। देखो एक्स अक्ष पर, यानी मैंने ये बना दिया चित्र इसका। एक्स अक्ष पर हमने बिंदु ये माना ए, और इसके निर्देशांक एक्स और 0 होंगे, क्योंकि एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होगा, ये आपका एक्स अक्ष हो गया, ये आपका वाई अक्ष हो गया। तो एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु होगा उसके कोटि यानी वाई निर्देशांक 0 होगा। अब हमें क्या बिंदु बताने? जो 6, 5, यानी ये 6, 5, और दूसरा यहाँ पे -4 और 3, इससे समदूरस्थ हो। इसे हमने मान लिया P, इसे हमने मान लिया Q। तो माना एक्स अक्ष पर बिंदु x0 है, तो PA बराबर QA, PA बराबर QA समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित है दिया है, इसलिए PA² बराबर क्या होगा?
क्यू ए स्क्वायर, स्क्वायर से ले रहे हैं क्योंकि हम जो दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे उसमें अंडर रूट हम नहीं लगाएंगे। अब पी ए स्क्वायर 6 - x या x - 6 बोल दो, तो x - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख देते हैं x - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर बराबर, अब इधर देखो x +4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, दूरी का सूत्र लग रहा है x +4 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। आगे देखिए इसमें x का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस के 2ab 6 दूना के 12x प्लस 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 4 दूना के 8x प्लस 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा ये 12x, ये माइनस के 8x इधर आएंगे 12 और 8 माइनस के 20x, 36 और 25 ये हो गया 61 और 61 इधर आके आएगा माइनस का 61 और 16 9 ये प्लस के 25 और ये हो गया आपका माइनस के 20x और 11 में से 5 गए 6, 4 में से 2 गए 11 में से 5 गए 6, 5 में से 2 गए 3, सॉरी माइनस का ही हो गया, माइनस से माइनस कट गया, आपका आएगा 36/20, ये आ गया 36/20 और ये आपका कैंसिल हो जाएगा किससे 4 पंजे 20 4 निम 36 9/5, लेकिन लास्ट में आपसे पूछा गया है इसमें क्या निर्देशांक आप ब्रैकेट में दिखाएंगे, आता है अभीष्ट निर्देशांक क्या होंगे, x का मान पहले 9/5 और y का मान अरे ब्रैकेट के अंदर क्लोज, ये आपका आंसर दिखाने का तरीका इसमें होना चाहिए। 14 सवाल क्या है, निम्नलिखित समीकरण को वज्र गुणा से हल कीजिए, बहुत आसान विधि है बच्चों, इसमें आप बहुत सा आसान समीकरण दे रखिए, आप देखिए वज्र गुणा विधि क्या है, पिछले वाले सेट में भी यह मेथड आया था, एक बार फिर आप समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, आपको जो समीकरण दे रखी है 3x + के 2y = 8 और 2x + y = 5, आपको एक मैंने इसमें क्रम बताया था y1 x y, ये आपको याद रखना है, इनके गुणांक लिखने इसके नीचे, y के हो गए 2 1 तो 2 1 y 2 बार है यहाँ भी आएगा, 1 का मतलब अचर पद 8 5, x का मतलब 3 2, ये ऐसे शुरुआत करनी है इसकी, क्या करना है ये आपको क्रम याद रखना है y1 x y, फिर y के गुणांक इसके नीचे 2 बार, 1 का मतलब अचर पद ये इसके नीचे क्रम में रख दिए, x का मतलब x के गुणांक 3 2 यहाँ लिख दिए, फिर आपको लिखना है x बटे फिर y बटे और फिर -1/, ये आपको याद रखना इसके स्टेप, x पहले गुणा ऊपर से नीचे होगी, ये गुणा मत करना पहले नहीं तो गलत हो जाएगा सवाल, ये करनी है 2 पंजे 10, फिर ये वाली करनी है 8 एकम 8, फिर ये करनी है ऊपर से नीचे 8 दूना के 16, फिर ये वाली गुणा करनी है 5 3 15, फिर ये वाली करनी है 5 2 1 3 एकम 3, फिर ये वाली करनी है 2 दूना के 4। अब इसको सरल करना है, इसके बाद फिर सरल कैसे करेंगे ये देखिए, x बटे 10 में 60 गए 2, y बटे 16 में से 5 गए 1 और ये हो गया -1 और यहाँ से बचा -1 तो फाइनली आपको 1 मिला। अब इसको और इसको यदि x बटे 2 = 1 तो x बराबर क्या है 3 से गुणा करके 2, यानी इसको पहले और तीसरे को बराबर रख के x का मान निकालेंगे, फिर दूसरे और तीसरे को यानी यदि y/1 बराबर 1 तो y बराबर 1, लास्ट में आंसर ज़रूर लिख दें x बराबर 2 y बराबर 1 और ये आपका आंसर। देखिए सवाल नंबर 15 में क्या है आपका, 15 में आपको दिया हुआ है कि 7.2 1 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचिए, ये देखिए ज़रा सवाल, ये पिछले बार भी आया था, रचना का सवाल है, ये आपके कोर्स में है इस बार भी है। 7.2 सेंटीमीटर लंबाई रेखाखंड खींचे, इसे 5:7 में विभाजित कीजिए, बड़े भाग को मापिए। 7.2 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचना है, सबसे पहले 7.2 सेंटीमीटर,
देखिए ज़रा इसमें, ये हमने 7.2 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लिया। बहुत आसान है, आप इसको ध्यान से समझना। 7.2 खींचा हमने ये, इसको ध्यान से समझिए, कोर्स में है आपके इस बार भी। 7.2 खींच लिया हमने, नाम दिया इसका BC। 7.2 सेंटीमीटर। इसको हमें बांटना है किस में, आपको 2 अनुपात दे रखे हैं 1500 वाले, ये 5:7, 5:7। ये यहाँ न्यून कोण बनाते हुए किरण खींचनी है, 7 और 5 इनका अनुपात योग करना पड़ेगा 12। तो इसमें 12 टुकड़े करेंगे, किस में, बी से न्यून कोण बनाते हुए एक लंबी किरण खींचिए। ये खींचिए हमने बी से, ये देखो बी से न्यून कोण बनाते हुए ये किरण खींचिए लंबी। ठीक है, मैं पेंसिल मोटी रख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे, अन्यथा आपने इतनी मोटी पेंसिल एग्ज़ाम में नहीं रखनी है। ये एक लंबी किरण खींच दी। क्या करा, बी से 60.2 खींचा, यहाँ से न्यून कोण बनाते एक लंबी किरण खींची BX। अब 7 और 5, हमें 5:7 में इसको बांटना है। तो जो अनुपात आपको दिए रहेंगे इसका हमें योग करना है, 5 और 7 12, और इसके 12 भाग करने हैं, इसके 12 भाग करने हैं। 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, और ये आगे देखो यहाँ पे 11 और ये 12, यहाँ आ गया। देखो नाम दिए इसमें, मैं नाम पेन से दे रहा हूँ, आपको दिखाई देगा साहब। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11 और B12। अब सबसे लास्ट वाले जो आपको ये चाप काटा था, इसको सी से मिला देंगे। ये सी से मिला दिया। ये देखिए इसमें ज़रा, पेन से आपको शायद ना दिखाई दे साहब, तो मैं पेन से खींच रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में पेन से कुछ भी नहीं करना है, आपको सारा काम किससे करना है, पेंसिल से। ये हो गया आपका, यहाँ से लास्ट वाले को इससे मिला दिया। ठीक, जो लास्ट का था चाप B12 वाला। और अब 5:7 था, तो 5 वाले भाग यानी B5 से समांतर रेखा खींचनी इसके। समांतर खींचने के लिए आपको सेट स्क्वायर का प्रयोग करना पड़ेगा। ये सेट स्क्वायर इस तरह से, इसको यहाँ पे रखा, इसके समान, ये इसके समांतर खींचना, यहाँ रख इसको बिल्कुल इस लाइन पे इसको सेट कर दिया, और यहाँ से हमने क्या सपोर्ट लगा दिया, ये सपोर्ट लगा दिया। ये देखिए आप, पहले क्या करा, इसके समांतर खींचना है, इसको ऐसा सेट कर दिया, और ये हमने सपोर्ट लगा दी, ये बिल्कुल इसके साथ सटा के रखनी है, और इसको अब खिसकाना है। इसे हिलने मत देना, जो नीचे वाला हाथ है मेरा, इसको हिलने मत देना, इसको बिल्कुल खिसका के आगे लाना। कहाँ तक, B5। ये देखिए B5 आपका, ये आ गया B5 पे, देखो ये आ गया B5 पे। और इसको आप हटा सकते नीचे वाले सेट स्क्वायर को, इसके समांतर रेखा खींच दी, डैश डैश में खींचना है, चित्र आपका अच्छा दिखाई देगा। आइए इसके समांतर रेखा खींच दी, और ये आपको हो गया C डैश, और ये आपको हो गया 5:7, यानी BC डैश बराबर, सॉरी, अनुपात C बराबर 5:7, ऐसा आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए इसमें 16 सवाल। 16 में क्या है आपको दिया हुआ, ये भी बहुत आसान सवाल है। आसान तो खैर आपको लगता नहीं, मुझे लगता है, लेकिन ये सवाल आता ज़रूर है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे ध्यान से समझिए। 16वां, तो जब भी आपको ये अपरिमेय सिद्ध करना होगा, √2, √3, √5, √6, √7 जो भी आएगा, सबके मेथड एक जैसे हैं, जो खाली रूट में एक नंबर लिखा हुआ है बस। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना √2 एक परिमेय मानेंगे इसे। अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए
रूट टू बराबर पी अपॉन क्यू, जहाँ पी और क्यू का एक के अतिरिक्त, एक यानी वन, एक के अतिरिक्त अन्य कोई सार्व गुणनखंड नहीं है। ये सवाल ज़रूर आता है इस टाइप में, ध्यान से समझ लें इसको, ये ज़रूर लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू आपकी अभाज्य संख्या यानी किसी पहाड़ी में नहीं आती, केवल अपने अलावा। अब इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे वर्क करने पर। इस वाले जो मेथड में हम वर्क करते हैं, लेकिन दूसरे टाइप जो सवाल है उसमें वर्क नहीं करते। रूट टू का वर्क करा 2 हो गया, और इसका वर्क करा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। इसके बाद हम तिरछी गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। फिर ये 2 इसके बटे में आएगा, पी स्क्वायर बटे 2, तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पे पी और क्यू पूर्णांक है, क्यों? क्योंकि हमने परिमेय संख्या मानी है। परिमेय संख्या में जब भिन्न के रूप में दिखाते हैं तो पी अपन क्यू पूर्णांक होते हैं, तो यानी ये पूर्णांक पूरी संख्या आ रहा है, इसमें इसको भाग दिया पी स्क्वायर को 2 से, और पूरी से इन्हें पूर्णांक मिला, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। और जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो जो नीचे ये आपका भाजक होता है इसका गुणनखंड होता है, तो ये इसका गुणनखंड है, तो हम क्या मानेंगे, अतः पी का एक गुणनखंड 2 है, ये 2 प्राप्त हो गया। लेकिन मैंने कहा था जो बच्चे अच्छे हैं और ज़्यादा लिख सकते हैं वो क्या लिखेंगे, सुन ले ध्यान से। पी स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, अतः पी भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, अतः पी का एक गुणनखंड 2 है, तब आप लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रूट 2 है तो हम क्या मानेंगे, पी बराबर 2r, अगर यहाँ पी स्क्वायर है तो ठीक है, तो पी बराबर, ये लाइन आपको याद कर लेनी है, पी बराबर 2r, जहाँ r एक पूर्णांक है, r पूर्णांक है। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, फिर वर्ग करने पर पी स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। ये भी देखो पी स्क्वायर के बराबर है 2q स्क्वायर, ये भी पी स्क्वायर के बराबर 4r स्क्वायर, इसलिए क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से क्या 4r स्क्वायर बराबर, हर किसी में यही मेथड चलेगा आपका, ये दोनों पी स्क्वायर के बराबर, ये भी पी स्क्वायर कौन 2q स्क्वायर, ये भी पी स्क्वायर 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर बराबर क्या रखेंगे 2q स्क्वायर, ये रख दिया 2q स्क्वायर। और अब इसमें देखिए 2 से कट गया 2 बार, 2r स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, फिर क्या करेंगे आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2, ये इसके भाग में चला गया। आर हमने क्या माना था, पूर्णांक, इसका मतलब क्यू स्क्वायर को हमने 2 से भाग दिया तो पूरी संख्या मिली, जब पूरी ने दशमलव में नहीं मिली, मतलब पॉइंट में और बट्टे वाली जो संख्या होती है वो पूर्णांक नहीं होती, ये पूर्णांक मिल गया, इसका मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। और जब पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ये जो 2 है इसका गुणनखंड है, तो सीधा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। जो अच्छे बच्चे मैं फिर कहूँगा वो क्या लिखना चाहते हैं, ज़्यादा लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, चूँकि क्यू स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, अतः क्यू भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, अतः क्यू का एक गुणनखंड 2 प्राप्त होता है। और जो कम याद कर सकते हैं वो क्या लिखेंगे डायरेक्ट, अतः क्यू का एक गुणनखंड 2 प्राप्त होता है, या 2 है लिख सकते हैं। अब ज़्यादा लिखना चाहते हैं वो क्या लिखेंगे, पी और क्यू का हमने एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं माना था, या पी और क्यू का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, परंतु पी और क्यू का एक अन्य गुणनखंड हमें 2 प्राप्त होता है। और इसके बाद तो सबको लिखना है, यह विरोधाभास विरोधाभास हमें हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना
के कारण प्राप्त होता है कि हमने क्या मानी थी कल्पना कि √2 परिमेय संख्या है, अतः सिद्ध हुआ क्या कि √2 अपरिमेय संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया। इसका अथवा वाला पार्ट है, उसे देखिए। अथवा में क्या है, बहुत आसान है। तो इसका अथवा 16 का क्या है, 16 के अथवा में आपको दे रखा है 96 और 408। 96 और 408 का एचसीएफ बहुत आसान है। इसे हम भाग देते जाओ। 96 जाएगा 4 बार, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 37, 38। शेष क्या आ गया 24। इसका भाग फिर इसमें देंगे 96 में। कितने बार गया 4 बार, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 9। भाग पूरा पूरा चला गया। ये रफ का काम है। इसे हम फेयर में कैसे लगते हैं, यूक्लिड प्रमेय से। यूक्लिड प्रमेय से यूक्लिड प्रमेय से क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यह आ गया आपका, ठीक है। और भाज्य इसमें पहले सवाल के लिए भाज्य है। ये देखो, तो 408 भाजक ये हो गया 96, भागफल ये हो गया 4, शेषफल हो गया 24। ये पहले वाले सवाल के लिए। अब ये दूसरा सवाल के लिए, जो आपका शेषफल था, बन गया भाजक 96, 24, भागफल 4 और शेषफल 0। जब शेषफल शून्य होता है तो जो आपका भाजक होता है वो क्या होता है, एचसीएफ। तो लिखेंगे चूंकि शेषफल शून्य है तथा क्या आपका भाजक 24 है, अतः एचसीएफ 24। अतः एचसीएफ बराबर 24। यह था आपका सवाल नंबर, ठीक है, 16 का अथवा वाला। अब देखिए 17, 20 तक कर लेते हैं आज इसमें। 17 में क्या है, बहुपद को x-1 से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग का सवाल पहले भी आपका आया था, पहले वाले सेट में। इसमें देखिए, इसको x-1 से भाग देना है बहुपद को। तो x-1 देखिए जरा, 17वां सवाल। x-1 भाग आपको अच्छी तरह आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आप सावधानी से काम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं आता तो सीख लें। पहला पद एक्स क्यू है, एक्स में क्या गुणा करें कि एक्स क्यू आ जाए, तो एक्स में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर की 1 घात है, 3 घात चाहिए 2 घात हम यहाँ लिखेंगे, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा एक्स क्यू। जो हमने यहाँ लिखा है उसको गुणा यहाँ भी करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया माइनस के 2x स्क्वायर बचे, ऊपर से उतारा 5x माइनस 3। क्या गुणा करेंगे, x में क्या गुणा करें कि -2x स्क्वायर आ जाए, -2x की करेंगे। देखो जी गुणा करके इसमें, और x के इसमें करें x स्क्वायर। इसकी गुणा -1 में भी हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x, एक में 2x आ जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट। 5 में से 2 गए, 3x माइनस 3। क्या करेंगे, x में क्या गुणा करें, 3x आ जाए, 3 की गुणा करें तो 3x माइनस 3, और ये आपका 0। ये आपका भाजक आ गया, भागफल ये शेषफल, ठीक है, लिख देंगे इसे बाद में। 18वां देखें। 18वें में आपको 3 दिए हुए हैं निर्देशांक। क्या है, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक 4 0 और 6 माइनस 3। आप सवाल देख लीजिए, हालांकि पेपर की फ़ोटो मैंने भेज दी थी पहले। बिंदु P2 3 4 0 6 माइनस 3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शून्य वर्ग मात्रक क्षेत्रफल वाले त्रिभुज का क्या आशय है, यानी अगर उसका क्षेत्रफल शून्य आता है तो उसका क्या मतलब है। उसका सीधा सीधा मतलब है कि दिए गए तीनों बिंदु संरेख हैं, क्योंकि संरेख होने पर क्षेत्रफल शून्य आता है।
x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब आप इसमें देख लीजिए, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया 1/2 x1 2 y2 0 प्लस 3 प्लस ये आ गया 4 में मान रख रहा हूँ फटाफट -3 y1 -3 प्लस x3 6 y1 3 माइनस y2 0, ये आ गया। इसको हल किया, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 3 दूना के 6 आ गया, माइनस माइनस 3 3 6 6 चौक माइनस के 24 6 3 के प्लस के 18, ये आ गया आपका। देखो क्या होगा, 18 6 प्लस का 24 माइनस का 24 24 और 24 का आंसर आपका 0, शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब दिए गए तीनों बिंदु क्या है, संरेख हैं। तो हम क्या क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल शून्य होने से आशय है कि त्रिभुज क्या तीनों बिंदु संरेख है, यानी एक ही रेखा पर स्थित है। और 1900 सवाल क्या है, 1900 में आपको बिल्कुल शॉर्ट में करा देता हूँ, उसमें भी आपको देख लीजिए सवाल। यदि P एक बिंदु P4 7 3 6 1 और 8 2 कर्म से समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जरा इसमें आपके समांतर चतुर्भुज इस तरह से बनाना है और इसके निर्देशांक लिख दिए A B C D, क्रम ऐसे ही रखना हमेशा, A B C D ऐसे मत लिखना, गलत हो जाएगा। A P4, ये 7 3, ये 6 1, ये पिछले वीडियो में भी आया था, पिछले सेट में जो था, इसके हम विकर्ण खींच लेंगे और ये ओ पर काट देंगे। तो आपको एक लैंग्वेज लिखनी है, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, चाहे तो आप ऐसे लिख लें, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अतः AC के मध्य बिंदु O के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2, यानी P प्लस 6 बटे 2 4 प्लस 1 बटे 2। हम इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम सॉल्व नहीं करें, इसको ऐसे करें। और BD के मध्य बिंदु, अब O के निर्देशांक, अब O को हमने BD का मध्य बिंदु माना। देखो इसमें 8 प्लस 7 बटे 2 2 प्लस 3 बटे 2, 8 प्लस 7 बटे 2 3 प्लस 2 बटे 2। अब भुज को भुज के बराबर रखें, क्योंकि ये भी O के निर्देशांक हैं, ये भी O के निर्देशांक है, तो भुज भुज के बराबर होगा। कोटि इसलिए रख रहे हैं कि कोटि ऑलरेडी बराबर है, 4 1 5 बटे 2 3 2 5 बटे 2 आ गए। तो यहाँ से P का मान निकालना है, क्या रखेंगे, P/6 बटे 2, इसलिए P प्लस 6 बटे 2 और 8 प्लस 7 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 8 7 15 15 में 6 गया 9, ये आपका आंसर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 7 15 और 6 धरा क्या माइनस 15 9 15 में से 6 गया 9। और लास्ट देखिए इस वीडियो का सवाल को 20वां, 20वें में क्या आपको AP दे रखी है, AP आपको क्या दे रखी है, 21 18 15 का कौन सा पद -81 होगा। हम मानेंगे माना nवां पद 81 है, क्या कोई पद शून्य है, फिर मानेंगे माना nवां पद शून्य है, n का मान निकालेंगे। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 20, ये लास्ट आज की वीडियो का 21
18 15 का माना nवां पद शून्य है, nवां पद -81 सॉरी। तो a बराबर क्या हो गया 81, d बराबर 18 में से किसके -3, an आपका क्या हो गया -81। an का फॉर्मूला लगेगा, चूँकि an बराबर क्या होता है a प्लस के n-1 इंटू डी। an आपका है -81, a आपका हो गया 21 प्लस के n-1, d का मान माइनस में ब्रैकेट में रखेंगे, 21 तरह का जुड़ जाएगा, 102 हो गया, -3 n-1, माइनस से माइनस करें 3 से भागे 3 3 9 3 एकम नहीं 3 चौक 12 और n बराबर कितना आ गया 35। 35वां पद एक -81 है, आता है 35वां पद -81 है। आगे कह रहे हैं क्या कोई पद शून्य है, हम कहेंगे माना, पुनः लिख देते हैं, पुनः माना nवां पद शून्य है। ठीक है, अर्थात an बराबर 0, इसमें फॉर्मूला लगा a प्लस के n-1 इंटू डी बराबर 0, या करके लिख लेंगे। a आपका था 21, n हमें निकालना है, d आपका -3 बराबर 0, n-1 -3 को मैंने आगे लिख लिया और 21 इधर आ गया -21, n-1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 सत्ते 21 और n बराबर 7 रह के आ गया 8। अतः 8वां पद क्या है शून्य है, क्या लिखेंगे अतः 8वां पद शून्य है। ये आपके हो गया सवाल नंबर 20 तक। इसकी आप अच्छी तरह से तैयारी करें और जितने सूत्र इसमें आए हैं आप उनको ढंग से तैयार करें। पहले सूत्र आप इन्हें याद करें, सूत्र जरूर याद करें। अगली वीडियो में आप इसके 21 से लेकर के 30 तक के क्वेश्चन जरूर देखें। फिर